21 सितंबर दोपहर कर्नल मिखाइल सेवास्तोपोल के एक सुरक्षित परिसर के बाहर अपनी बख्तरबंद एसयूवी में बैठते हैं। उनके ड्राइवर को मंजिल पहले से पता है, फोरोज सैनिटोरियम, जो क्रीमिया के समुद्री तट के पास छुपा है। लेकिन जो दोनों नहीं जानते वह यह है कि यूक्रेनी ड्रोन पहले से ही हवा में हैं और बिना पता चले उसी जगह की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और समय तेजी से बीत रहा है। मिखाइल अपनी घड़ी फिर से देखते हैं। शाम के 7 बजे हैं। वह चिड़चिड़े और थके हैं, पर जानते हैं कि ब्रीफिंग्स छोड़ना ठीक नहीं। फोरोज सिर्फ कोई शानदार रिसोर्ट नहीं है, यह वह जगह है जहां रूस की सैन्य योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण फैसले चुपचाप बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं। फोरोज और याल्टा के बीच 4 सरकारी धाकास हैं, जिन्हें मास्को के उच्च वर्ग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 2 बताया जाता है कि सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ही आरक्षित हैं। सोवियत समय से ही उच्च पदस्थ अधिकारी, खुफिया एजेंट और प्रभावशाली कमांडर यहाँ गुप्त बैठकों के लिए आते रहे हैं। 1991 के तख्तापलट प्रयास में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को ढाका में नजरबंद कर कट्टरपंथियों ने बंधक बना लिया था, जब तक साजिश नाकाम नहीं हुई। यह इलाका हमेशा रूस के बड़े सत्ता गलियारों में रहा है। कर्नल मिखाइल को भी आज रात कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं। बस एक और सामान्य सुरक्षा बैठक है, जिसमें लॉजिस्टिक्स और सैनिकों की तैनाती पर चर्चा की जा रही है। कुछ दिनों से मुख्य रेस्टोरेंट, फोरोस हॉल और रिसोर्ट के हिस्से निजी कार्यक्रम के कारण आम जनता के लिए बंद हैं। परिसर की शानदार इमारत में कर्नल मिखाइल कई जनरलों और खुफिया अधिकारियों के साथ शामिल होते हैं, जो पहले से वहां मौजूद हैं। इनमें से कुछ लोग अत्यंत गोपनीयता के साथ मास्को से उड़ान भरकर आए हैं। अफवाह है कि आज रात कोई खास व्यक्ति, संभवतः उपमंत्री या जनरल, यहां आ रहे हैं, जिसे टाइटन सुरक्षा का कारण समझा जा सकता है। बैठक शुरू होती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि 90 मिनट पहले करीब 5:30 शाम को यूक्रेनी ड्रोन का एक झुंड पहले ही उड़ान भर चुका था, जो ठीक उसी जगह की ओर बढ़ रहा था। क्रीमिया में रडार स्क्रीन दर्जनों अज्ञात ड्रोन को ट्रैक कर रही हैं, जो रूसी हवाई क्षेत्र में फ्रंट लाइन के पास घुसपैठ कर रहे हैं और फोरोज सुविधा से करीब 170 मील दूर हैं। किसी तरह यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू को इस गुप्त बैठक के बारे में बिल्कुल आखिरी समय में पता चल गया। उन्हें मालूम था कि रूसी कमांडर और अधिकारी फोरोज में हैं, पर उनके पास सटीक जानकारी कौन सी इमारत, कमरा या फ्लोर नहीं थी। समय बहुत कम और कीमती था। ऐसे मौके दुर्लभ थे। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने कम समय में सर्वश्रेष्ठ हमला करने की तैयारी की। उनके ड्रोन लॉन्च साइट्स दक्षिणी यूक्रेन के खेतों में छुपे थे और तटीय लक्ष्य से करीब 285 किलोमीटर दूर थे। ऑपरेटरों ने अंतिम जांच की और ड्रोन को सटीक समय अंतराल पर हवा में लॉन्च किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ पूरी तरह से गणना किया गया है ताकि अधिकतम चौंकाने वाला असर हो सके। पहले 2 दर्जन सस्ते फर्स्ट पर्सन व्यू डिकॉय एक साथ लॉन्च हुए, जो करीब 100 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ रहे थे। उनका मकसद केवल रूस की क्राइमियन प्रायद्वीप में तैनात वायु रक्षा प्रणालियों को भटकाना और दबाव में लाना था। जैसा कि उम्मीद थी, रूसी रडार स्क्रीन तुरंत सक्रिय हो गई। ऑपरेटर इतने सारे खतरों को देखकर घबरा गए। भेंटसिर वायु रक्षा प्रणालियां और मैनापेट्स टीमें तुरंत हरकत में आकर भीड़ को रोकने की कोशिश करने लगीं। अगले 30 मिनटों में इन सभी डिकॉय ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। रूसी दल अपनी स्पष्ट सफलता का जश्न मनाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खतरा नजर से बचकर असली लक्ष्य के करीब जा रहा था। दूसरा ड्रोन करीब 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 285 किमी की दूरी 2 घंटे से कम में तय कर रहा था। मुख्य भूमि यूक्रेन में दूर बैठे नियंत्रक उन्हें कुशलता से घाटियों और तटीय इलाके के साथ साथ इस तरह से ले जा रहे थे कि वे जितना संभव हो सके उतनी नीची उड़ान भरें ताकि किसी की नजर में न आए। आखिरी पल तक रूसी रक्षक राहत महसूस करने लगे, मानते हुए कि हमला नाकाम हो गया है। 1 घंटे बाद फिर रडार स्क्रीन चमकी। इस बार उसने तेज गति से आती छोटी लहर दिखाई। सीमा पर नहीं, बल्कि क्रीमिया की हवाई सीमा के भीतर। नेबो आईएम एक हाईटेक मोबाइल रडार सिस्टम था, जो क्रीमिया में तैनात था और इन कम ऊंचाई वाले ड्रोन को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से 30 मिनट पहले पकड़ लेता था। नेबो आईएम रडार रूस की सबसे उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में है, जिसे स्टील्थ विमान, क्रूज मिसाइल और कम ऊंचाई वाले ड्रोन पता लगाने को डिजाइन किया गया है। अपने मल्टी बैंड सेंसरों के साथ
जो यूएचएफ, वीएचएफ और एल बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। नेबो आईएम कम ऊंचाई पर भी लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जिससे जमीन के पास उड़ने वाले ड्रोन और स्टील्थ क्रूज मिसाइलें पहचान से कम बच पाती हैं। फिर भी शानदार क्षमताओं के बावजूद रूसियों के पास अब सिर्फ 30 मिनट का प्रतिक्रिया समय था। ड्रोन सिर्फ 80 किलोमीटर दूर थे। रडार ऑन ऑपरेटरों ने घबराहट में लक्ष्यों के निर्देशांक, दिशा और ऊंचाई को एनक्रिप्टेड रेडियो चैनलों के जरिए भेजा। रूसी वायु रक्षा टीमें, जो अपनी हवाई सीमा के इतने अंदर अचानक चेतावनियों से पूरी तरह चौंक गई थीं, ने जल्दी जल्दी अपने लॉन्चर की स्थिति बदली, आने वाले खतरों को लॉक किया और पास आते ड्रोन की ओर मिसाइलें दागीं। नेबो आईएम रडार सिर्फ लक्ष्यों का पता लगाकर रक्षकों को मार्गदर्शन देता है, खुद उन्हें मार नहीं सकता। नेबो आईएम की मदद से रूसियों ने 6 में से 3 ड्रोन को उड़ान के दौरान ही मार गिराया, लेकिन बाकी ड्रोन बच निकले और सीधे फोरोज की ओर बढ़ गए, उन इमारतों को निशाना बनाते हुए जहां यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि मेहमान ठहरे होंगे। एक ड्रोन क्षतिग्रस्त हुआ, उसके टुकड़े पुराने टुर्लेत्स की बोर्डिंग स्कूल पर गिरे। यह इमारत सैनिटोरियम के गेस्ट हाउस से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी और ड्रोन ने इसके असेंबली हॉल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ सेकंड बाद एक और ड्रोन ने रिसोर्ट परिसर में स्थित लुसियानो होटल की छत को चीर दिया। आखिरी ड्रोन को मार गिराया गया, जो पास की जंगल से घिरी पहाड़ियों में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर भी तब तक नुकसान हो चुका था। पूरी रात रूसी बलल हाई अलर्ट पर रहे और कई मोबाइल रडार यूनिट्स बुलाकर सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि फोरोजे में मौजूद हर तथाकथित महत्वपूर्ण मेहमान शायद डर के मारे अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। इन सैनिकों को रोजाना अपनी क्रूर फ्रंटलाइन लड़ाई में जिन हालातों का सामना करना पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव इन मेहमानों को मिला। इन रूसी कमांडरों के लिए अब युद्ध सच हो गया था। अब यह कोई ऐसी चीज नहीं रही जिस पर वे रिसोर्ट में बंद दरवाजों के पीछे चर्चा करें, बल्कि अब यह तात्कालिक और डरावनी हकीकत बन गई थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आधी रात तक सर्गेई एक्सोनियोव, मॉस्को द्वारा नियुक्त क्रीमिया प्रमुख, ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बयान पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। धमाकों की खबर फैलते ही रूसी मीडिया और अधिकारियों ने फोरोज हमले को तुरंत आतंकवादी हमला बताया। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की, मॉस्को समय 19:30 बजे क्राइमिया के रिसोर्ट क्षेत्र में यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने विस्फोटक ड्रोन से आतंकवादी हमला किया, जबकि वहां कोई सैन्य लक्ष्य नहीं था। मॉस्को के बयानों ने उस रात एक असहज सच्चाई का जिक्र करने से बचाव किया। फोरोज तकनीकी रूप से रिसोर्ट था, लेकिन यह कोई साधारण नागरिक इमारत नहीं थी। पिछले 1 दशक में, खासकर 2014 के बाद, फोरोज सैनिटोरियम रूसी अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व के लिए कमांड सेंटर और सुरक्षित ठिकाना बन गया था। इसके अलावा स्वतंत्र क्रीमियन समाचार चैनल क्रीमियन विंड ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि उस शाम सैनिटोरियम में महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। रिसोर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 21 सितंबर को पहले ही बताया था कि मुख्य रेस्टोरेंट निजी कार्यक्रम के कारण बंद है। कड़ी सुरक्षा और भारी सैन्य उपस्थिति से साफ था कि उस रात वरिष्ठ सैन्य सुरक्षा अधिकारी या राजनीतिक कार्यकर्ता फोरोज में इकट्ठा हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और रात गहराती गई, रूसी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कहानी पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल होता गया। उन्होंने भावनात्मक कहानी आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन पर बोर्डिंग स्कूल परिसर को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। जल्द ही सच सामने आ गया कि जिस बोर्डिंग स्कूल परिसर को मलबा नुकसान पहुंचा, वह रूसी सरकारी बैंक का था और कई बार सरकारी इस्तेमाल के लिए बदला गया था। क्रेमलिन के निर्दोष दावों के बावजूद यह ज्ञात है कि एफएसबी, रूस की प्रमुख खुफिया एजेंसी, फोरोज में लगातार सक्रिय रहती है और परिसर की सख्त निगरानी करती है। पूरा रिसोर्ट रूसी राज्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। 2016 में टार्डिस्तान के ट्रेड यूनियनों के महासंघ ने इस रिसोर्ट को प्रमुख रूसी कंपनियों जैसे टाफ्टानेफ्ट की वित्तीय मदद से खरीदा था। तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह जगह गुप्त उच्च स्तरीय बैठकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गई। यह विडंबना है और शायद थोड़ा काव्यात्मक भी कि सोवियत संघ के पतन के 3 दशक से भी अधिक समय बाद फोरोज एक बार फिर सुर्खियों में है। 1980 के दशक और 1990 के शुरुआती वर्षों में फोरोज मुख्य रूप से सोवियत अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित एक एकांत आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता था, जो अपनी शानदार स्थिति, धाकों और शांतिपूर्ण तटीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। अगस्त 1991 में जब सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव अपनी समुद्र तटीय विला पहुंचे, शांति टूट गई। तेजी से बढ़ती
राजनीतिक परेशानियों से आराम करने और उबरने के इरादे से। मॉस्को में गोर्बाचेव के पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त सुधारों ने अनजाने में राष्ट्रवादी आंदोलनों, आर्थिक संकटों और सोवियत संघ में गहरी दरारों को जन्म दिया। 1991 के मध्य तक कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। उनका मानना था कि गोर्बाचेव के सुधार सोवियत संघ को तोड़ रहे हैं और उन्होंने तय किया कि नुकसान अपूरणीय होने से पहले उन्हें रोकना होगा। 18 अगस्त 1991 की दोपहर गोर्बाचेव अचानक पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट गए। उनकी संचार व्यवस्था बंद हो गई, उनके फोन लाइनें काम नहीं कर रही थीं और जब उन्होंने घबराकर अपनी आपातकालीन कनेक्शन आजमाए तो कुछ भी काम नहीं आया। उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि वे अपनी ही शानदार रिट्रीट में कैद हो गए हैं। नेताओं के वफादार सैन्य दस्तों ने विला घेर ली, जिससे गोर्बाचेव देश से कट गए। साजिशकर्ताओं, जिनका नेतृत्व वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी और केजीबी अधिकारियों ने किया, ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि गोर्बाचेव गंभीर रूप से बीमार हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। उन्होंने आपातकाल घोषित कर बिखरते सोवियत राज्य पर फिर नियंत्रण पाने की तेज कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन उनके कदमों का असर उनकी मंशा से विपरीत हुआ। सोवियत संघ को बचाने के बजाय उनके कदमों ने वास्तव में उसे और अधिक पतन के करीब पहुंचा दिया। मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने संसद के बाहर टैंक पर चढ़कर तख्ता पलट के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों को एकजुट किया। साजिशकर्ताओं को गलती का एहसास होते ही उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। 3 दिन में उनकी तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। 21 अगस्त की शाम येल्त्सिन समर्थक सोवियत सुरक्षा बल फोरोज हवाई जहाज से पहुंचे और गोर्बाचेव की संचार व्यवस्था बहाल कर उनकी कैद समाप्त की। हालांकि गोर्बाचेव ने अपनी आजादी पाली, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 4 महीने बाद सोवियत संघ बिखर गया। यूक्रेन को क्रीमिया के साथ कई शानदार संपत्तियां मिलीं, जो पहले सोवियत अभिजात वर्ग के लिए थीं। शुरुआत में फोरोज के भव्य समुद्र तटीय विश्राम स्थल उपेक्षित रहे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इन्हें बनाए रखने के लिए कोई केंद्रीय प्राधिकरण या फंडिंग नहीं थी। इमारतें जर्जर, बाग बगीचे जंगली और सुविधाएं अनुपयोगी हो गईं। यहाँ तक कि प्रसिद्ध फोरोज भी ढाका, जहाँ सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को कैद किया गया था, अब सुनसान है और उसका ऐतिहासिक महत्व भी लगभग खो गया है, क्योंकि लोग नई हकीकत में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा। फैक्ट्रियां बंद हुईं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी, जिससे लोगों की जमा पूंजी लगभग रातों रात खत्म हो गई। बुनियादी ढांचे के खराब होने से रोजमर्रा की जरूरतें भी विलासिता हो गई थीं। यूक्रेन वासियों ने पूर्वी यूरोप के लाखों लोगों की तरह केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से अराजक बाजार प्रणाली की ओर कठिन बदलाव झेला। लेकिन जैसे जैसे 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में यूक्रेन स्थिर होने लगा, फोरोज ने धीरे धीरे फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करनी शुरू कर दी। इस बार यह एक लोकप्रिय रिसोर्ट स्थल के रूप में उभरा, जो सिर्फ राजनीतिक अंदरूनी लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए सुलभ था। यह यूक्रेनियों, रूसियों और यूरोपियों के लिए पसंदीदा गर्मी गंतव्य बन गया। हर साल सुंदर समुद्र तटों, उपोष्ण कटिबंधीय मौसम और शानदार तटीय नज़ारों के कारण यह हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि जब रूस ने 2014 में अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा किया, तो मॉस्को को इन शानदार संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण वापस हासिल करना उम्मीद से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगा। फिर भी फोरोज फिर से रूस के राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग का पसंदीदा विश्राम स्थल बन गया। वरिष्ठ अधिकारी फिर उस रिसोर्ट में आने लगे और मॉस्को द्वारा अपना अधिकार समझे जाने वाले काफिले भी लौटने लगे। और यही वजह है कि अब 2025 में फोरोज एक युद्ध का मैदान बन गया है। यूक्रेन के अपने छीने गए क्षेत्र को वापस पाने के अटूट संकल्प का प्रतीक बन गया है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि क्रीमिया यूक्रेन के पास लौटे बिना युद्ध खत्म नहीं होगा। यूक्रेन की कार्रवाइयां उस संकल्प को साबित करती हैं। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर गहराई तक कई साहसी हमले शुरू किए। उस साल अप्रैल में यूक्रेनी मिसाइलों ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट के प्रमुख जहाज मोस्कवा को डुबो दिया, जो बहुत प्रसिद्ध घटना थी। अगस्त में रहस्यमय विस्फोटों ने क्रीमिया के साकी एयरबेस में कई रूसी लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए। तब ये हमले लगभग अविश्वसनीय लगे थे। क्रीमिया हमेशा दुश्मन की सीमा के काफी पीछे, अछूता और यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित माना जाता था। लेकिन फिर भी उस समय से लेकर अब तक क्रीमिया में रूसी सेना के लिए हालात और भी खराब होते गए हैं।
2023 के अंत तक रूस की उन्नत रक्षा प्रणालियों में भी गंभीर कमजोरियां दिखने लगी थीं। उदाहरण के लिए अगस्त 2023 में यूक्रेन द्वारा संशोधित नेपच्यून मिसाइल ने क्रीमिया के पश्चिमी तट पर केप टारकनकुट के पास एक आधुनिक S-400 वायु रक्षा बैटरी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। S-400 रूस की सबसे उन्नत और गर्वित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली थी। यह खासतौर पर क्रीमिया को यूक्रेन जैसे हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। S-400 बैटरी का खोना दिखाता है कि क्रीमिया में रूस की वायु रक्षा ढाल कितनी कमजोर थी, और यह अकेली नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद येवपेटेरिया के पास एक और S-400 साइट पर हमला हुआ, जहां यूक्रेनी ड्रोन ने रडार सिस्टम को निष्क्रिय कर मिसाइल को निशाना साधने का मौका दिया। फिर अगले ही महीने सितंबर 2023 के अंत में यूक्रेन ने अब तक के अपने सबसे साहसी हमलों में से एक को अंजाम दिया। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों ने दिन में सेवस्तोपोल में रूस के ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हमला किया। सीनियर नौसेना कमांडरों की बैठक के दौरान मिसाइल हमले ने ऐतिहासिक नौसेना भवन में बड़ा छेद कर दिया। कीव ने कहा कि उन्होंने कई उच्च रैंकिंग नौसेना अधिकारियों को मार गिराया, संभवतः कमांडर भी शामिल हैं। मॉस्को ने नुकसान छुपाने की कोशिश की, लेकिन नौसेना मुख्यालय की तबाही नहीं छुपा सका। काला सागर बेड़े पर इतना दबाव बढ़ा कि रूस को रणनीतिक वापसी करनी पड़ी। 2023 के बाकी समय में, खासकर मुख्यालय हमले के बाद, रूस ने कई युद्धपोतों व पनडुब्बियों को सेवस्तोपोल से रूसी मुख्य भूमि के बंदरगाहों पर भेज दिया। 2024 की शुरुआत तक यूक्रेन ने काला सागर बेड़े के 1/3 जहाजों को डुबोया या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। ब्रिटिश रक्षा खुफिया एजेंसी ने कहा कि रूसी बेड़ा लगभग निष्क्रिय हो गया है। इसी दौरान यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले ढांचों पर हमले जारी रखे। केर्च जलडमरू मध्य पुल, पुतिन की $4 अरब की परियोजना और रूस से क्रीमिया तक की एकमात्र सीधी सड़क व रेल लिंक पर कई हमले हो चुके हैं। अक्टूबर 2022 में एक बड़े ट्रक बम से पुल का हिस्सा तबाह हुआ था। जुलाई 2023 में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 नागरिक मारे गए और कई हफ्तों तक मुख्य सड़क यातायात बाधित रहा। हर बार जब इस पुल पर हमला हुआ तो क्षतिग्रस्त संरचना के वीडियो तेजी से ऑनलाइन फैल गए, जिससे रूस की क्रीमिया पर पूरी तरह नियंत्रण होने की कहानी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। जुलाई के हमले के बाद रूसी पर्यटक जो आराम से समुद्र तट की छुट्टियां मना रहे थे, अचानक घबरा गए और उन्होंने फैसला किया कि अब क्रीमिया तुरंत छोड़ने का समय आ गया है। भारी ट्रैफिक जाम किलोमीटरों तक फैल गया, सड़कों को जाम कर दिया क्योंकि पर्यटक और कुछ निवासी भागने लगे। एकमात्र अन्य रास्ता भूमि गलियारा है जो रूसी अधिकृत दक्षिणी यूक्रेन से होकर गुजरता है। अब वह रास्ता भी सुरक्षित नहीं रहा। 1 महीने पहले यूक्रेनी सेना के कोनहार ब्रिज पर हमले से यूक्रेन से प्राय द्वीप जाने वाला मुख्य राजमार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया था। इस बिंदु तक यह पूरी तरह से साफ हो गया था कि यूक्रेन जब चाहे तब प्रभावी रूप से क्रीमिया को रूस से काट सकता है। क्रीमिया में आम रूसी नागरिकों के लिए, चाहे वे पर्यटक हों या वे सैकड़ों हजार लोग जो 2014 में रूसी कब्जे के बाद वहां आकर बसे थे, जीवन तनावपूर्ण और अनिश्चित हो गया था। केर्च ब्रिज विस्फोट के बाद कई पर्यटकों ने यात्राएं रद्द कर दी। कौन चाहेगा कि वह अपनी गर्मियों की छुट्टियां दूर से धमाकों की आवाज सुनते हुए बिताए और लगातार इस चिंता में रहे कि घर लौटने का रास्ता कहीं समुद्र में न गिर जाए। करीब 24 मिलियन यूक्रेनी नागरिक, जिनमें जातीय यूक्रेनी, क्रीमियन तातार व कुछ रूसी शामिल हैं, जो मॉस्को के कब्जे का विरोध करते हैं, क्रीमिया में अब मुश्किल हालात में रह रहे हैं। 2014 के बाद शुरुआती दिनों में चीजें कुछ हद तक सामान्य लग सकती थीं, लेकिन धीरे धीरे रूसी अधिकारियों ने और सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेनी भाषा के स्कूल बंद कर दिए गए, यूक्रेनी मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कब्जे के खिलाफ बोलता उसे धमकी, गिरफ्तारी या गायब होने का सामना करना पड़ता था। सार्वजनिक सभाएं असंभव हो गईं, यूक्रेनी प्रतीकों और झंडों पर रोक लगी और डर आम जिंदगी में शामिल हो गया। रूस के दबाव के बावजूद क्रीमिया में मजबूत अंडरग्राउंड प्रतिरोध बनने लगा। साधारण लोग, शिक्षक, दुकानदार, छात्र और कामगार संगठित होकर सूक्ष्म लेकिन असरदार तरीकों से मुकाबले के लिए सब कुछ दांव पर लगाने लगे। उन्होंने रूसी सैनिकों की गतिविधियों, महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के स्थानों और आने वाले आयोजनों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए गुप्त नेटवर्क बनाए। एनक्रिप्टेड ऐप्स और कोडित संदेशों से उन्होंने यूक्रेनी बलों को निशाना साधने की जानकारी भेजी, जिससे कीव को सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले में मदद मिली।
यह बहुत संभव है कि फोरोज रिट्रीट में हुए गुप्त निजी कार्यक्रम की जानकारी भी उन्हीं भूमिगत चैनलों के माध्यम से भेजी गई थी। क्रीमिया में सबसे सक्रिय और प्रभावशाली प्रतिरोध समूहों में से एक का नाम अतेश है, जिसका अर्थ क्रीमियन तातार भाषा में आग होता है। अतेश बहुत जल्दी एक अत्यधिक संगठित और साहसी भूमिगत आंदोलन बन गया, जो रूसी सीमा के भीतर गहराई तक साहसिक तोड़फोड़ की कार्रवाइयां करता था। इस समूह में क्रीमियन तातार, यूक्रेनियन और यहां तक कि पुतिन की सत्ता का विरोध करने वाले जातीय रूसी भी शामिल थे। अतेश के सदस्य नियमित रूप से रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रेलवे पटरियों में तोड़फोड़ करते थे। वे समयबद्ध विस्फोटक लगाते थे, जिससे गोला बारूद, ईंधन और हथियार ले जाने वाली ट्रेनों को पटरी से उतार दिया जाता था। उन्होंने बिजली उपकेंद्रों पर हमला कर रूसी सैन्य ठिकानों और रडार स्थलों की बिजली अस्थायी रूप से काट दी। इनमें से प्रत्येक तोड़फोड़ की कार्रवाई यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के साथ सावधानी पूर्वक समन्वित की जाती है, जिससे रूसी बलों को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। हर सफल ऑपरेशन के बाद अतेश आमतौर पर ऑनलाइन गुमनाम संदेश भेजता है, जिसमें वह साहसपूर्वक जिम्मेदारी लेता है और सभी को याद दिलाता है कि रूस भले ही क्रीमिया पर कब्जा कर ले, लेकिन वह उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अतेश कीव को लगातार वास्तविक समय की खुफिया जानकारी देता है। रूसी सैनिक कहाँ इकट्ठा होते हैं से लेकर महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणालियों के सटीक छिपने के स्थानों तक और वे स्थान जहां वरिष्ठ रूसी अधिकारी मिल सकते हैं, इन सब की जानकारी अतेश देता है। इस जानकारी से यूक्रेन को सटीक ड्रोन और मिसाइल हमले करने की अनुमति मिली है। यह सब उन क्राइमियन विद्रोहियों की असाधारण बहादुरी के बिना संभव नहीं हो पाता, जो जमीन पर मौजूद हैं। फोरोज ड्रोन हमले के बाद रूसी अधिकारी लगातार चिंता में रहने लगे। अगर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी इतनी तेज थी कि उसने फोरोज में वीआईपी मेहमानों की गुप्त बैठक का पता लगा लिया और उस पर सीधा हमला कर दिया, तो अगला निशाना क्या हो सकता है? अगली बार कीव का निशाना क्रीमिया के किसी हाई प्रोफाइल नेता या शीर्ष सैन्य अधिकारी जैसे सर्गेई अक्स्यानोव हो सकते हैं। क्रीमिया में रूस की शक्ति कमजोर कर यूक्रेन वापसी की नींव रख रहा है। चाहे वह सैन्य कार्रवाई हो या रूस के पतन से हो, उस रात मीलों दूर से धमाकों की आवाज से सुनने वाले आम क्रीमियाई लोगों ने फिर से अनिश्चितता और बेचैनी महसूस की। फोटोज हमला दिखाता है कि उनकी सुरक्षा कितनी नाजुक हो गई है। क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन को फोटोज घटना की तुरंत विस्तृत जानकारी दी गई। कोई कल्पना कर सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन को कितना दुख हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि उनका प्रिय निजी आश्रय यूक्रेनी हमले का शिकार हो गया है। क्रीमिया यूक्रेन का वह पहला हिस्सा था जिसे रूस ने छीन लिया था, और यही वह आखिरी हिस्सा भी होगा जिसे यूक्रेन वापस हासिल करेगा, ताकि वह पूरी तरह से जीत हासिल कर सके। यूक्रेनी नेताओं ने अपने लोगों को बार बार आश्वासन दिया है कि वे लौटेंगे, कि बहुत जल्द यूक्रेनी झंडा फिर से सिम्फरोपोल, याल्टा और हाँ, फोरोज में भी लहराएगा। देखने के लिए धन्यवाद।